तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात तूफान यास की करते हैं, जो खतरा बनकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा है। ताउते के बाद अब यास तूफान चुनौती बना हुआ है। तूफान 26 मई यानी परसों ओडिशा और बंगाल से टकराएगा। इसकी वजह से कल शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। बंगाल, ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड और सिक्किम में भी बारिश होगी। अभी तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन जब टकराएगा तब इसकी रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर तक जा सकती है। ताउते के बाद आए इस तूफान से निपटने की तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तूफान की तैयारियों की तस्वीरें। लोगों को तूफान को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की हैं। आशंका है कि इस इलाके में तूफान परसों टकराएगा। आगामी 2-3 दिन भेरी साइक्लोन আছে আপনারা নিজে নিজে জায়গায় চলে যাবেন। আগামী 2-3 দিন সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, আপনারা নিজে নিজে জায়গায় চলে যাবেন। আরো যদি কেউ থাকে তাদেরকে বলবেন যেন নিজে নিজে জায়গায় চলে যায়। সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, তোমরা চলে যাবে, এদিকে যাবে না। আরো যারা আছে তাদেরকে বলবে তারাও যেন চলে যায়। आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड घोषणा कर रही है, बता रही है उन नाविकों को। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वापस बंदरगाह लौट जाएं। অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের জন্য ভারতীয় কোস্ট গার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা। আপনাদের জানানো হচ্ছে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হতে চলেছে। এক বিশাল আকারের ঘূর্ণিঝড় সমস্ত ফিশারম্যান অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের জন্য ভারতীয় কোস্ট গার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা। আর এখানে থাকবে না, সামনে সাইক্লোন আসছে, তোমরা আপন আপন জায়গায় চলে যাবে। তোমাদের উপকূলরক্ষীর পক্ষ থেকে সকল মৎস্যজীবীদের জানানো হচ্ছে যে 26 মে পশ্চিমবঙ্গ और बालासोर से हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे कोस्ट गार्ड जो है वो लगातार लाउड स्पीकर पर ये बता रहा है नाविकों को, उन मछुआरों को जो इस समय समुद्र में है, कि चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसके अलावा और क्या तैयारी आप देख रही हैं? तैयारी लगभग बालेश्वर इलाके में पूरी हो चुकी है। खास तौर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो भी कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट करा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मैं इस समय बालेश्वर में हूँ। बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश काफी तेज है और आपको अंदाजा लगा सकते हैं आप इस माहौल से कि कितनी तेज बारिश अब शुरू हो गई है और अगले 24 घंटों में ये बारिश कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तेज हवाएं भी चलेंगी। ये पहला मौका नहीं है जब लैंडफॉल या आई ऑफ द स्टॉर्म ओडिशा के आसपास रहा हो। ओडिशा इससे पहले कई सारे चक्रवाती तूफान का नजारा और उससे तबाही का नजारा भी देख चुका है, लेकिन इस बार तैयारियां कई गुना ज्यादा हैं। साइक्लोन फोनी 2019, उसके बाद 2020 में अम्फन और अब एक बार फिर साइक्लोन यास, जिसकी तैयारियां तो पूरी हैं। कोस्ट गार्ड हो या फिर नेवी हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, यहाँ तक कि एयरफोर्स और जितनी भी ओडीआरएफ यानी कि ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ साथ वेस्ट बंगाल की जितनी फोर्सेस हैं वो लगातार काम कर रही हैं। एरियल सर्वेस तो किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जमीनी स्तर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। एक और कोविड का खतरा है, दूसरी ओर साइक्लोन यश, जिसके लिए तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन मौसम अब लगातार बदलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल मनोज्ञा, हम देख रहे हैं इस समय आप बालासोर से हमें जो तस्वीरें दिखा रही हैं, काले घने बादल और बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस चक्रवाती तूफान का जो प्री असर है वो आने लग गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मनोज्ञा कि ओडिशा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन इस समय बना रहा है और ऑक्सीजन की इस समय बेहद जरूरत है, क्योंकि कोविड से देश जूझ रहा है। ऐसे में क्या इंतजाम ओडिशा सरकार के द्वारा किए गए हैं, क्या इंतजाम गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाए इस तूफान के चलते?
देखिए, अगर हम लोग देश की बात करें तो उड़ीसा हमेशा टॉप कैटेगरी में रहा है पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से साइक्लोन हैंडलिंग में। जिस तरह से उनकी तैयारी रहती है वो काबिले तारीफ इसलिए होती है क्योंकि जान माल का नुकसान सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान इस इलाके में आते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें ये सारे प्रोटेक्शन की, यानी कि ऑक्सीजन की या फिर मेडिकल प्लांट्स की, तो न्यूक्लियर प्लांट हो या बाकी सारी सुविधाएं, जैसे व्हीलर आइलैंड पर यहाँ पर कई बार न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं जो बालेश्वर के पास ही पड़ता है, तो ये प्रोटेक्शन एक और जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो वहीं साथ ही साथ स्टेट डिपार्टमेंट इन सारे ऑक्सीजन प्लांट्स की प्रोटेक्शन का सारा ध्यान रखते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उड़ीसा इनसे आमना सामना कर रहा है, एक और तूफान और दूसरी तरह इस तरह के इंस्टॉलेशंस। लेकिन इस बार ध्यान ज़्यादा इस बात पे रखा जा रहा है कि हाईवे या ट्रेन सर्विसेज इमीडिएटली रुके नहीं, ये लगातार जारी रहे, जिससे उड़ीसा से बाकी राज्यों में जो ऑक्सीजन जा रही है वो जाती रहे और जो खाली गाड़ियाँ वापस आती हैं वो आती रहें, जिससे ये सप्लाई का चेन और ये सप्लाई की चेन लगातार जारी रहे। ठीक है मनोज्ञा, आप बनी रहिए हमारे साथ और हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी टकराने वाला है ये यास तूफान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तूफान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगी, बड़ी खबर इस समय की। इसके अलावा ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकती है, तो तूफान की तैयारियों को लेकर ममता बनर्जी की ये बैठक होनी है और लगातार नजर बनाए हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से ओडिशा से यास तूफान टकराने की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल पर भी खतरा बना हुआ है। आपको हम कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। साइक्लोन यस बंगाल की खाड़ी में लगातार गति पकड़ रहा है और इस समय उड़ीसा और बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति क्या है, उसकी खासियत क्या है, कितना उसकी स्पीड होगी और आखिरकार क्या वो नुकसान इन इलाकों में कितना पहुंचा पाएगा, उसके पूरे विवरण के लिए हमारे साथ हैं A.K. हरबोला साहब। न सिर्फ आईजी हैं कोस्ट गार्ड के, लेकिन इस पूरे इलाके को अपनी नज़रों से हमें बताएंगे कि आखिरकार इस मैप के जरिए क्या है खासियत और किस तरह से गतिमान है ये साइक्लोन यास। अच्छा मनोज्ञा, ये जो बिल्डअप कल हो गया है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में चेंज हो गया है, जैसे IMDs वगैरह ने वो दिया, हम भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये इस गति से करीब जो 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, वो गति थोड़ी सी चेंज होती रहती है। और ये जो आप अभी ट्रैक देख रहे हैं इसका, ये हमने जो ट्रैक किया है कि एंटिसिपेशन में कि ये कहाँ पर हिट होगा लैंड पर। ये जो इलाका हम आपको सी में दिखा रहे हैं, ये हमारा एरिया है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर समुंदर में कोई भी नुकसान ना हो। तो हम लोगों ने इस एरिया से शिपिंग और फिशिंग, जो आजकल बहुत क्लोज कोस्ट है, ये सारे जो कोस्ट हैं वेस्ट बंगाल राइट अप टू उड़ीसा, ये हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और हमारे अपने सोर्सेज ने बताया है कि क्लीन हो चुकी है। तो एक तो वो जो चीज़ है मछुआरों की जान को खतरा, वो क्लियर हो गया है। बाकी ये इस ट्रैक से चलते हुए जो तूफान आएगा, कहीं पर ये बालासोर, नॉर्थ उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा और दक्षिण वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट कर सकता है। अब उस पर क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में लहरें भी उठने की संभावना है। अगर हम ये कहें कि ये जो रास्ता है इसका एक कोनिकल शेप होता है, उसके बारे में हमें बताएं। ये जो मेन ट्रैक आप देख रहे हैं, ये आई का ट्रैक है और इसके दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, करीब 100 किलोमीटर तक जो है वो असर बहुत ज्यादा रहता है। तो सपोज अगर इस जगह ये हिट करता है मेन ट्रैक, तो 100 किलोमीटर नीचे और 100 किलोमीटर दाईं तरफ जो है वो विंड्स बहुत ज़्यादा चलने की संभावना है। वही एरिया होता है जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो सारे इलाके जो हैं वो ऑलरेडी अलर्ट पर हैं और अलर्ट कर दिए गए हैं। अलर्ट भी कर दिए गए हैं और अलर्ट लोगों को भी रहना होगा और ये ध्यान में रखना होगा कि न सिर्फ ये साइक्लोन यस एक चक्रवाती तूफान है, लेकिन कोविड काल में ध्यान रखने की कई गुना ज्यादा जरूरत। कैमरा पर्सन मन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज। और हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लगातार फील्ड से हमारे साथ बनी हुई है, हमें जानकारी भी दे रही है कि किस तरीके के एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, NDRF की टीमें लगी हुई है। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुई हैं, अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है। साथ ही मैं ये भी इस पर अपडेट आपसे चाहती हूँ, साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि हमें तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि आप जिस जगह खड़ी हुई हैं हमें आपके पीछे बारिश होती हुई दिखाई दे रही है और काले काले बादल पूरे घिरे हुए हैं। जी, आपको मैं कैमरा पर्सन मान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको बताएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ बारिश हो रही है। दूर दूर तक खेत, रेलवे लाइन, जो
तालाब, पोखर सब कुछ है, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश ही दिखाई देगी। ये तटीय इलाका है उत्तर उड़ीसा का, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। लेकिन उड़ीसा को हमेशा माना गया है जहां पर चक्रवाती तूफान, वो 99 का साइक्लोन हो या 2019 का साइक्लोन फोनी, जो 3 मई को आया था और तबाही का मंजर पुरी और आसपास के इलाकों में दिखा गया था। लेकिन उससे शिक्षा लेते हुए अब उड़ीसा की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार 2020 के अम्फन से शिक्षा लेते हुए कई गुना ज्यादा तैयारियां कर रही हैं। देखिए, पिछले साल भी लॉकडाउन था, कोविड काल था, लेकिन अब जो हालात हैं वो है 1 वर्ष बाद। तो क्या इस बार तैयारियां दुरुस्त हैं? सरकार दोनों दावा कर रही है, केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि इस बार पहले से ज्यादा तैयारियां हैं, भले वो कोस्ट गार्ड हो, नौसेना हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, इन सब को भी उतारा गया है और स्टैंड बाई पे भी रखा गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास से ये चक्रवाती तूफान आगे बढ़ चुका है, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 6 घंटे से एक ही जगह पर है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी गैदर करता है, यानी कि मॉइस्चर गैदर करता है ये साइक्लोन, और उसके साथ इसी गति से आगे बढ़ता रहता है। और जब लैंडफॉल के आसपास पहुंचेगा तो ये सारा पानी, यानी कि ये सारा मॉइस्चर इस आंधी तूफान के साथ तबाही का मंजर बन जाता है। बिल्कुल मनोगिया, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अभी हमने ताउते तूफान क्या देखा, जिस तरीके से उसने गुजरात में, महाराष्ट्र में तबाही मचाई। समुद्र में ऐसे बहुत सारे, अगर हम P305 की बात करें तो उसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई, कई लोगों की जान गई। इस खतरे को देखते हुए क्या खास इंतजाम नेवी की तरफ से किए गए? जी, नेवी की तरफ से 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं इन सारी फोर्सेस की तरफ से। खास तौर से पहला ये कि जितने भी ये सारे इलाके हैं इनमें लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। सी कोस्ट यानी कि फिशरमैन को, जो समुद्र और तटीय इलाकों में होते हैं, उन्हें 3 दिन पहले कम से कम वापस लैंड में लेकर आया जाता है, यानी कि जमीन पर वापस लेकर आना समुद्री इलाकों से ये बड़ी चुनौती होता है। अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, वो कोस्ट गार्ड हो या नौसेना हो या एयरफोर्स की मदद से अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की वायरलेस सर्विसेज अगर नहीं चालू होती हैं, एक बार यदि कोई व्यक्ति साइक्लोन में फंस गया तो उसकी जान बचाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि तेज हवाएं होती हैं, इतनी ज्यादा तेज। अगर 24 घंटे पहले ये आलम है कि बारिश इतनी तेज है, हवा इतनी तेज है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगले 24 घंटे किस तरह से खतरों से भरे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मनोगिया, आप बनी रही है और बहुत अहम जानकारी हमारी सहयोगी मनोगिया लोईवाल इस समय फील्ड से दे रही हैं, किस तरीके से वहां पर खतरा बढ़ गया है। बारिश अभी से शुरू हो गई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तूफान ने दस्तक दे दी है, आहट है, वहां पर तेज बारिश हो रही है, घने बादल आप देख सकते हैं। मेरी सहयोगी मनोगिया इस समय बालासोर में मौजूद है, उड़ीसा के बालासोर से। मनोगिया, आप वहां पर फील्ड में मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आप देखती होंगी कि उड़ीसा में क्योंकि इस तरह के तूफान आते रहते हैं, वहां के लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन फिर भी क्या खास तैयारियां इस समय ग्राउंड जीरो पर आप देख रही हैं, गांव में खास तौर पर? देखिए, गांव इलाकों में वहां पर अधिकतर जो लोग रहने वाले हैं वो मछुआरे हैं। मछुआरों के लिए समंदर उनकी रोजी रोटी है, उनकी कर्म भूमि है। अगर उनकी कर्म भूमि है तो वो वहां का रवैया और समुद्र का जो भी एक जो उसका चेहरा होता है, जो ये कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं समुद्र जा चेहरा आचे, यानी कि उसमें उसका जो स्वरूप है उसे देखकर समझ जाते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। और ऐसा नहीं है कि इस तटवर्ती इलाके के लोग ये नहीं जानते हैं, वो समझते हैं बखूबी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, उनके लिए वहां जाना जरूरी होता है। और किसी को अपने घर से या उस तटवर्ती इलाके से हटाकर 3 दिन के लिए आइसोलेशन सेंटर्स में, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, इस समय इस काल के लिए बनाए हुए, खास तौर से जो उड़ीसा में भारी मात्रा में है, पूरे तटवर्ती इलाकों में पिछले साइक्लोन से शिक्षा लेने के बाद उनमें रखा जाता है। लेकिन इस बार और पिछली बार चुनौती एक ही है कि कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार इन लोगों को एक जगह पर कैसे रखे। ऐसे में इन सारे सेंटर्स को, यानी कि स्कूल्स को तब्दील किया गया है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा गया है, या फिर इस तरह के जो भी सेंटर्स हैं उसमें रखा जा रहा है। लेकिन चुनौती यही है कि कैसे खाना सप्लाई रखा जाए, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे इन सारी चुनौतियों के बावजूद। बिल्कुल मनोगिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल तरीके से मनोगिया ने हमें समझाया कि वहां पर क्या तैयारियां हैं इस यास तूफान से निपटने के लिए, किस तरह से स्थानीय लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कोविड का खतरा और साथ में ये यास का खतरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।